डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के उत्तर प्रदेश लेखपाल करंट अफेयर बुक से 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट है कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और ये 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है इसको। और ये शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये अलीगढ़ में स्थित है और इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अब कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। तो एक बार में सारे ये रामसर स्थल देख लेते हैं। जैसे पटना पक्षी अभयारण्य ये एटा में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये उन्नाव में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा में है, समन पक्षी अभयारण्य ये मैनपुरी में है और समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, सरसई नावर झील ये इटावा में है। ये सभी रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं पहले ही। इस बार 12वां घोषित हुआ है शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का और ये पूरा इंडिया में ये 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई में है, सूर सरोवर आगरा में है, बखीरा पक्षी अभयारण्य ये संत कबीर नगर में है, ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर में तथा हैदरपुर आर्द्रभूमि ये मुजफ्फरनगर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यह है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजिन योजना का शुभारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मौके पर राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजिन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया था। इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन को चिन्हित कर उसका संरक्षण और प्रयास करना है और ये उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास किया गया। तो 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी सेक्टर 28 में उत्तर प्रदेश की पहली और उत्तर भारत की भी प्रथम है ये में सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना को इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है जो HCL समूह और ताइवान के प्रमुख तकनीकी कंपनी फॉक्सकॉन के बीच संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट है कि मथुरा में देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। यह संग्रहालय मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जो गौ संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित और संरक्षित करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को सौंपी गई है। नेक्स्ट है कि लखनऊ में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रोटॉन बीम थेरेपी एक उन्नत विकिरण उपचार विधि है जिसमें उच्च ऊर्जा प्रोटॉनों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु यूपी में कार्बन क्रेडिट पहल की शुरू की गई है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर कार्बन क्रेडिट आधारित एक नई योजना की शुरुआत की है। किसके साथ मिलकर? तो IIT रुड़की के साथ मिलकर। इस योजना का लक्ष्य किसानों की खेती के माध्यम से कार्बन संरक्षण कर अतिरिक्त आय कमाने का अवसर देना है। और नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का दर्जा दिया गया। यूनेस्को ने लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी की श्रेणी में शामिल किया है। यह मान्यता शहर की प्राचीन अवधि पाक परंपरा विविध व्यंजनों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है। नेक्स्ट है कि कल्याण सिंह नगर के रूप में नए जिले के गठन की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य में एक नए जिले के गठन की घोषणा की है। इस प्रस्तावित जिले का नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। यह राज्य का 76वां जिला होगा जिसकी गठन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। नए जिले का निर्माण अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया जाएगा। तो इसमें दो जिलों के कुछ हिस्सों को लेकर एक नया जिला बनाया जाएगा, तो अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्रों को लेकर। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ कल्याण सिंह के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नेक्स्ट है कि मिशन शक्ति के तहत सोनभद्र में 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर वितरित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य महिला पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाना और सुरक्षा तंत्र को अधिक सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक शुरू किया गया है। ऐसा करने वाला यूपी यह पहला राज्य बना है। लखनऊ में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो लखनऊ नगर निगम ने पशु जन्म नियंत्रण के लिए देश का पहला विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है।
इस केंद्र का उद्देश्य आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है। यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित हब के रूप में कार्य करेगा। इस परियोजना को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल इंडिया के सहयोग से इस पहल को और सशक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मैलानी नानपारा रेल लाइन बनी हेरिटेज रूट। तो ये भारतीय रेलवे ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है कि उन्नाव में एआई संवर्धित निजी विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उन्नाव में देश के पहले निजी एआई सक्षम बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। यह पहल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकों का समावेश करना है। नेक्स्ट है कि लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की योजना बनाई है। इस पहल का लक्ष्य राज्य में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। इसके तहत 10,000 जीपीयू, उन्नत मल्टी मॉडल भाषा मॉडल और एक समर्पित एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित है ये। तो वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। इस साल का बजट यह था उत्तर प्रदेश का, जो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। पिछले साल से 12.9% अधिक है इस साल का यूपी का बजट। इस बजट में पूंजीगत व्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। तो शिक्षा के लिए इस बजट का 12.4% और चिकित्सा के लिए 6% आवंटित किया गया है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030 से 31 तक लागू रहेगी। और इस बार के बजट में 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं इस बार के बजट में। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार, ये 2025 से संबंधित है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शांति में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है मारिया कोरिना माचाडो को, जो वेनेजुएला से हैं। इन्होंने वेनेजुएला में लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने तथा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके संघर्ष के लिए इनको शांति पुरस्कार मिला है। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे अर्थशास्त्र का मिला है जोएल मोकिर को, अमेरिका के हैं। फिलिप अधियन, ये फ्रांस के हैं। पीटर हाविट, ये कनाडा के हैं। इन लोगों को मिला है अर्थशास्त्र के लिए। और साहित्य के लिए मिला है लासजेलो क्रासजना होरकाई, ये हंगरी के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है साहित्य वाला भी। उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए, जो प्रलयकारी परिस्थितियों में भी कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित है। तो इस साल ऑस्कर मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म में वन बैटल आफ्टर अनदर, इस फिल्म को मिला है ऑस्कर पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वो हैं पॉल थॉमस एंडरसन, और इसी फिल्म के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है माइकल बी जॉर्डन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसी बकले। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार से संबंधित है। तो इस साल तो कुल पुरस्कार 131 मिले हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5 हैं और पद्म भूषण 13 हैं, पद्मश्री 113 हैं। और टोटल कितनी महिलाओं को मिला है पद्म पुरस्कार? तो इस साल 19 महिलाओं को मिला है। विदेशी या एनआरआई को जो मिला है वो 6 पुरस्कार मिला है। मरणोपरांत 16 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म विभूषण में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पद्म विभूषण किसको मिला है। तो 5 लोगों को मिला है। एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल को कला क्षेत्र में मिला है, और केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले में मिला है, एन राजम को कला क्षेत्र में मिला है, और पी नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में मिला है। वी.एस. अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत इनको भी मिला है सार्वजनिक मामले में। ये केरल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड से संबंधित है। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ये आर वैरामुथु को मिला है। यह प्रथम तमिल कवि एवं लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कुछ अब देख लेते हैं, जैसे कुछ नवीनतम प्रारंभ किए गए दिवस हैं। जैसे आयुर्वेद दिवस, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है।
महिला शिक्षक दिवस ये 3 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व ध्यान दिवस ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस ये 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्कोट दिवस ये 24 मई को मनाया जाता है और विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब अभी लेटेस्ट में शुरू किए गए ये नए दिवस हैं। नेक्स्ट, बैठक और उसके आयोजन स्थल से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन होगा G20 शिखर सम्मेलन का। और COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 का ये तुर्की में आयोजित होगा और COP32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2027 में ये होगा, अगले साल ये इथोपिया में होगा। तो 26वां SCO शिखर सम्मेलन 2026 ये बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित होगा और 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 ये फ्रांस में आयोजित होगा इस साल और 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 ये मनीला फिलीपींस में आयोजित होगा। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 ये अंकारा में और 20वां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये शिखर सम्मेलन 2027 ये उज्बेकिस्तान में होगा। 28वां CHOGM सम्मेलन ये एंटीगुआ और बारबुडा में होगा और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन ये भारत में होगा इसी साल 2026 में ही ये भारत में आयोजित होगा और 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कैमरून में होगा। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 का 2024 में प्रकाशित हुआ था उसे संबंधित कुछ आंकड़े हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है वो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा वन एवं वृक्षावरण दोनों को मिला के पूरे भारत की भूमि का 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो है ये 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, ये 21.76% है और कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, ये 3.41% है। इन दोनों को मिला के यही टोटल 25.17% हुआ है। तो यहाँ पे वनावरण का क्षेत्रफल है 7,15,000 जो 21.76% और वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 3.41%। वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि 2021 की तुलना में वो हुआ है लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर और वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289.40 वर्ग किलोमीटर है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। एक पहला जो है छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं, वो है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले राज्य ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, तो वो है लक्षद्वीप जहाँ पे 91.33% वहाँ पे वन क्षेत्र है। उसके बाद मिजोरम है जहाँ पे 85% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पे 81.62% है।